यह कहानी किसी युद्धक विमान से शुरू नहीं होती, न ही किसी मिसाइल लॉन्च से। यह कहानी एक ऐसे तेल वाहक जहाज से शुरू होती है जो वर्षों से समुद्रों पर चुपचाप सफर करता आ रहा था। एक वाणिज्यिक ऑयल टैंकर जिसका काम सिर्फ इतना था कि ऊर्जा को एक तट से दूसरे तट तक पहुंचा दे। न उसका चालक दल खबरों में आने का आदी था, न ही उसके सफर में कभी कोई असामान्य बात होती थी। यह जहाज पहले बीला वन के नाम से जाना जाता था। बाद में प्रशासनिक और कानूनी कारणों के चलते इसका नाम मेरिनायरा रख दिया गया। इस तरह नाम बदलना वैश्विक शिपिंग उद्योग में कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में लिया गया एक फैसला ऐसा था जिसने इस जहाज को सामान्य व्यापारिक दुनिया से निकालकर सीधे वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। 24 दिसंबर 2025 को यह जहाज औपचारिक रूप से रूस में पंजीकृत हुआ। समुद्री कानूनों में पंजीकरण महज कागजी कार्रवाई नहीं होता। उस क्षण के बाद जहाज किसी कंपनी का नहीं रहता, बल्कि उस राज्य का प्रतिनिधि बन जाता है जिसके झंडे तले वह सफर करता है। यही कारण है कि समुद्र में किसी जहाज का ध्वज उसकी सबसे मजबूत ढाल माना जाता है। यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर के उस मार्ग पर था जो यूरोपीय ऊर्जा बाजारों से जुड़ा हुआ है। यह वही रास्ता है जिसने पिछले कुछ वर्षों में असाधारण महत्व हासिल किया है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेल और गैस की आपूर्ति में अस्थिरता से जूझ रही है। इस मार्ग से रोज दर्जनों ऑयल टैंकर गुजरते हैं और सामान्य परिस्थितियों में इसे सुरक्षित माना जाता है। जहाज पूरी तरह वाणिज्यिक प्रकृति का था। इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट संचार, स्वचालित इंजन नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सुरक्षा उपकरण मौजूद थे। यह कोई गुप्त मिशन नहीं था, न ही कोई सैन्य परिवहन। यह एक सामान्य तेल वाहक यात्रा थी जिसे वैश्विक कानूनों का पूरा संरक्षण प्राप्त था। लेकिन समस्या यह थी कि जहाज का नाम, उसका मार्ग और उसकी हालिया पंजीकरण प्रक्रिया ऐसे समय में हुई जब वैश्विक राजनीति पहले से ही भारी दबाव में थी। वेनेजुएला, प्रतिबंध, ऊर्जा की लड़ाई और बड़ी शक्तियों की तंत्रिकाओं का टकराव, ये सभी तत्व एक ही बिंदु पर आकर मिल गए। और फिर वह क्षण आया जब आसमान में अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। कुछ ही मिनटों में एक साधारण वाणिज्यिक जहाज एक वैश्विक संकट का प्रतीक बन गया। उसी पल यह स्पष्ट हो गया कि यह अब केवल एक जहाज की कहानी नहीं रही। यह उस दौर की शुरुआत थी जिसमें समुद्र, जो दशकों से तटस्थ माने जाते थे, अब शक्ति की एक नई जंग में प्रवेश कर चुके थे। यह समझना जरूरी है कि यह जहाज कहां जा रहा था और क्यों अचानक वैश्विक शक्तियों के ध्यान का केंद्र बन गया। यह ऑयल टैंकर उत्तरी अटलांटिक के एक ऐसे समुद्री मार्ग पर आगे बढ़ रहा था जिसे आज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है। यही वे रास्ते हैं जो यूरोपीय बाजारों, तेल रिफाइनरियों और रणनीतिक भंडारों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। सामान्य हालात में ये मार्ग व्यस्त जरूर होते हैं, लेकिन विवादास्पद नहीं। जहाज का सफर न तो किसी युद्धक बंदरगाह की ओर था, न ही वह किसी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। उसका मार्ग वही था जिसे रोजाना दर्जनों अन्य वाणिज्यिक टैंकर इस्तेमाल करते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि इस जहाज पर यह आरोप लगाया गया कि यह वेनेजुएला के तेल की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, और यही आरोप इसे निशाने पर ले आया। अमेरिकी पक्ष का कहना था कि वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंध केवल कागजी नहीं हैं, बल्कि उनका सख्ती से पालन कराना भी जरूरी है। वॉशिंगटन के अनुसार जो भी देश, कंपनी या जहाज इस नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, वह अमेरिकी दबाव से बाहर नहीं रहेगा। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि ये प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए नहीं हैं, बल्कि एकतरफा हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून स्पष्ट हैं। किसी जहाज को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वह किसी नापसंद देश से व्यापार कर रहा है, खासकर तब जब वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हो और किसी संप्रभु राज्य के झंडे तले यात्रा कर रहा हो। यहीं पर टकराव पैदा हुआ। अमेरिकी बलों ने जिस तरह कार्रवाई की, वह किसी सामान्य जांच पड़ताल जैसा नहीं लगती। हेलीकॉप्टरों के जरिए हवाई लैंडिंग, जहाज की संचार प्रणालियों का अचानक बंद हो जाना और चालक दल को तुरंत नियंत्रण में ले लेना,
ये सब एक स्पष्ट संदेश था कि यह महज सवाल जवाब नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन है। यहां एक और अहम पहलू सामने आता है। अमेरिका ने यह घोषणा की कि वह जहाज की रूसी पंजीकरण को मान्यता नहीं देता। यह वाक्य सुनने में तकनीकी लगता है, लेकिन हकीकत में यह वैश्विक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक मिसाल है। यदि हर शक्तिशाली देश यह तय करने लगे कि कौन सा ध्वज स्वीकार्य है और कौन सा नहीं, तो फिर समुद्र में कानून की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। इस चरण पर रूस ने सैन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उसने मामले को कानूनी दायरे में रखा और स्पष्ट किया कि जहाज विधिवत पंजीकृत था। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई, सैन्य बल का प्रयोग अवैध था। यह प्रतिक्रिया भले ही शांत थी, लेकिन इसमें एक सख्त संदेश छिपा हुआ था। इस मामले को भुलाया नहीं जाएगा। उसी क्षण वैश्विक शिपिंग उद्योग में चिंता की लहर दौड़ गई। बीमा कंपनियां जोखिमों का नए सिरे से आकलन करने लगीं और यह सवाल जोर पकड़ने लगा कि अगर यह मिसाल कायम हो गई तो कल कौन सा जहाज सुरक्षित रहेगा। यहीं से कहानी एक नए चरण में प्रवेश करती है, जहां बात सिर्फ एक मार्ग या एक आरोप की नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार के भविष्य की हो जाती है। इस घटना को केवल एक जहाज या एक समुद्री रास्ते तक सीमित समझना सबसे बड़ी भूल होगी। सच्चाई यह है कि इसके प्रभाव इससे कहीं आगे बर्फ से ढके उत्तरी इलाकों तक फैलते हैं, आर्कटिक तक। वह क्षेत्र जो वर्षों तक दुनिया के नक्शे पर शांत पड़ा रहा, अब वैश्विक शक्तियों के बीच एक नए टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड ऊपर से एक वीरान ठंडा द्वीप दिखाई देता है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत असाधारण है। यह द्वीप आर्कटिक समुद्री मार्गों पर नजर रखने के लिए एक प्राकृतिक वॉच टावर की तरह है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे नए ट्रांसपोलर शिपिंग मार्ग खुल रहे हैं, और यही वे रास्ते हैं जिन पर रूस ने अपने भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को टिका रखा है। पिछले एक दशक में रूस ने आर्कटिक में अरबों डॉलर का निवेश किया है। पुराने सैन्य अड्डों को आधुनिक बनाया गया, नए रडार नेटवर्क लगाए गए, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए और नौसैनिक मौजूदगी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। मॉस्को के लिए आर्कटिक केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि उसकी उत्तरी गहराई है, वह सुरक्षा घेरा जो उसे यूरेशिया में बढ़त दिलाता है। ऐसे हालात में अमेरिका की नजरें ग्रीनलैंड पर होना रूस के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक समस्या नहीं रहता, बल्कि एक अस्तित्वगत खतरा बन जाता है। अगर वॉशिंगटन वहां अपनी सुरक्षा, खुफिया या सैन्य मौजूदगी बढ़ाता है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि रूस के नए समुद्री मार्ग प्रत्यक्ष निगरानी और दबाव में आ जाएंगे। इसी पृष्ठभूमि में रूसी तेल वाहक जहाज पर की गई कार्रवाई कोई अलग थलग घटना नहीं रह जाती। मॉस्को इसे एक बड़े संदेश के रूप में देखता है। यह संदेश कि समुद्र, प्रतिबंध और अब बर्फीले क्षेत्र सब एक ही रणनीतिक श्रृंखला का हिस्सा बन चुके हैं। यही कारण है कि रूस की प्रतिक्रिया न तो तात्कालिक रही और न ही भावनात्मक। ये वह चरण है जहां रूस सैन्य शक्ति दिखाने के बजाय संतुलन बनाए रखना चाहता है, कम से कम ऊपर से। लेकिन इस खामोशी के पीछे तैयारियां जारी हैं। यूरोपीय देशों से संपर्क, आर्कटिक में सैन्य अभ्यास और कूटनीतिक दबाव, ये सब इस बात के संकेत हैं कि मॉस्को इस खेल को दीर्घकालिक दृष्टि से देख रहा है। दुनिया के लिए असली सवाल यह है कि अगर आर्कटिक भी सैन्य प्रतिस्पर्धा का मैदान बन गया, तो फिर कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। जो कुछ आज एक जहाज से शुरू हुआ है, वह कल पूरे एक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। यही वह क्षण है जहां एक समुद्री घटना वैश्विक शक्तियों के बीच एक शांत लेकिन खतरनाक टकराव में बदल जाती है। अब असली सवाल यह नहीं रह गया कि यह घटना क्यों हुई, बल्कि यह है कि इसके बाद अब क्या हो सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तुरंत युद्ध नहीं छेड़ती, लेकिन वे एक ऐसी रेखा पार कर जाती हैं जिसके बाद पुराना सिस्टम वापस नहीं आता। पहला संभावित परिदृश्य यह है कि रूस तुरंत सीधे तौर पर जवाब न दे। यह खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति हो सकती है। मॉस्को अतीत में भी कई बार ऐसा कर चुका है कि उसने त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय समय, स्थान और तरीका खुद चुना। उसका जवाब समुद्र में नहीं बल्कि किसी और मोर्चे पर आ सकता है, साइबर स्पेस में, कूटनीतिक दबाव के रूप में
या किसी ऐसे क्षेत्र में जहां अमेरिका खुद को सुरक्षित समझता है। दूसरा परिदृश्य चीन से जुड़ा है। बीजिंग इस घटना को केवल एक खबर की तरह नहीं देख रहा, बल्कि एक मिसाल के रूप में देख रहा है। अगर यह सिद्धांत मान लिया गया कि कोई शक्तिशाली देश किसी भी जहाज की पंजीकरण को खारिज करके सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकता है, तो कल यही तर्क दक्षिण चीन सागर में भी आजमाया जा सकता है, या इसके उलट अमेरिकी या यूरोपीय जहाजों के खिलाफ भी। तीसरा और सबसे खतरनाक परिदृश्य वैश्विक व्यापार से जुड़ा है। शिपिंग इंडस्ट्री पहले ही दबाव में है। अगर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों को सुरक्षित नहीं माना जाएगा तो बीमा कंपनियां जोखिम प्रीमियम बढ़ाएंगी, शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक और लंबे मार्ग अपनाएंगी और इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ेगा। तेल, गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतें वहीं से ऊपर जाना शुरू होंगी जहां आम आदमी की सहन शक्ति खत्म होती है। यहाँ एक और नाजुक पहलू भी है, राज्य स्तरीय समुद्री डकैती। जब कोई राज्य बिना वैश्विक अनुमति के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में शक्ति का इस्तेमाल करता है तो डाकू और राज्य के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। अगर यह मिसाल आम हो गई तो समुद्र कानून के नहीं बल्कि ताकत के अधीन हो जाएंगे। ये घटना तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन यह एक लाल बत्ती जरूर है, एक चेतावनी की दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कानून कमजोर हो रहे हैं और उनकी जगह शक्ति ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खामोश हैं, सहयोगी भ्रम में हैं और बड़ी शक्तियां अपने अपने हितों की व्याख्या खुद कर रही हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस नए दौर में ब्रेक लगाने वाला कोई स्पष्ट तंत्र मौजूद नहीं है। कोई ऐसा मंच नहीं जो तुरंत शक्ति को रोक सके, और जब शक्ति को रोकने वाला कोई न हो तो टकराव सिर्फ समय का सवाल रह जाता है। इसीलिए इस घटना की अहमियत एक जहाज की जब्ती से कहीं ज्यादा है। जहाज भले ही वापस आ जाए, लेकिन वह रेखा वापस नहीं आएगी जो उस दिन पार की गई थी। एक मनोवैज्ञानिक, कानूनी और रणनीतिक सीमा टूट चुकी है। अब दुनिया एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां सवाल यह नहीं है कि तनाव बढ़ेगा या नहीं, बल्कि यह है कि कब, कहां और किस रूप में। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि फिलहाल इस चरण का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आता।